गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैश बजट ही है कि कैश बजट को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बजट था और एक बेसिक क्वेश्चन कराया था कैश बजट का। अब भी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूँ कैश बजट के। तो आज मैं करा रही हूँ आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं उसे सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो सेकेंडरी है कि बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं सॉल्यूशन है तो हम सॉल्व कर लेंगे। मेन चीज़ होता है कि क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस ढंग से हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। और पहले वाला जो क्वेश्चन है उससे मैं दूसरा क्वेश्चन अगर करा रही हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, कैश बजट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स, कि हम जो डेटर्स से कलेक्शन कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके, दूसरा पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू क्रेडिटर्स, जो हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है वो कैसे करना है। तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे मैं आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स की कंडीशन बता दूँ। जैसे मान लीजिए हमने जनवरी के महीने में कोई सेल करी है या परचेज करी है, तो उसका पेमेंट जो है लिखा होगा कि 1 मंथ के बाद होना है। तो जनवरी में अगर हमने कोई सेल करी है तो उसका पेमेंट हमें कब कलेक्ट होगा, फरवरी में होगा। तो ये हुआ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी जनवरी की सेल का कलेक्शन फरवरी में होगा। तो फरवरी में हम जनवरी की सेल का कलेक्शन दिखाएंगे। अब जनवरी में अगर हमने कोई परचेज करी है और उसका पेमेंट फरवरी में होना है तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स हम कब दिखाएंगे, फरवरी में दिखाएंगे। और कौन सी वाली परचेज का दिखाएंगे, जनवरी वाली परचेज का दिखाएंगे। ओके, अब ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आफ्टर 2 मंथ, यानी हमने जनवरी में कोई सेल करी है उसका कलेक्शन कब होना है, मार्च में होना है। तो जनवरी का सेल का कलेक्शन कब होगा, मार्च में। ठीक है, फरवरी की सेल का कलेक्शन कब होगा, अप्रैल में। मार्च की सेल का कलेक्शन कब होगा, मई में। इसी तरीके से अगर हमने क्रेडिट में परचेस करी है उसके लिए भी मान लीजिए उसने टाइम पीरियड दिया है 2 महीने का। तो जनवरी में अगर हमने कोई परचेस करी है तो उसका पेमेंट कब होगा, मार्च में। फरवरी में अगर हमने कोई परचेस करी है तो उसका पेमेंट कब होगा, अप्रैल में। मार्च में कोई परचेस करी है तो उसका पेमेंट कब होगा, मई में। तो ये क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कभी कभी ये कंडीशन में लिखी होती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की या कैश पेड टू क्रेडिटर्स की, कि जैसे हमने किसी मंथ सेल करी तो लिखा होता है कि इसका 1/2 तो इसी महीने कलेक्शन हो जाएगा और 1/2 नेक्स्ट मंथ में। तो अगर हमने जनवरी में सेल करी है तो 1/2 तो जनवरी में कलेक्शन हो गया और 1/2 कहाँ पहुँच गया, फरवरी में पहुँच गया। अब फरवरी में जो सेल करी तो फरवरी में जो सेल करी उसका 1/2 तो फरवरी में आ जाएगा और 1/2 कहाँ पहुँच जाएगा, मार्च में पहुँच जाएगा। ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं फरवरी का कलेक्शन करूँ तो जनवरी का आधा पार्ट और फरवरी का आधा पार्ट मिलके हमारा फरवरी का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। इसी तरीके से परचेस के बारे में है। परचेस के बारे में भी होती है कंडीशन, एक्सपेंसेस के बारे में भी कंडीशन होती है। परचेस अगर हमने मान लो जनवरी में करी तो उसके बारे में लिखा होगा कि हाफ पेमेंट तो हम जनवरी में कर देंगे और हाफ पेमेंट कब होगा, फरवरी में। तो हाफ जनवरी में चला गया और हाफ फरवरी में चला गया। अब जब फरवरी में परचेस करी तो सेम ही है कि हाफ पेमेंट तो जाएगा फरवरी में और हाफ जाएगा मार्च में। तो इसका मतलब कैश पे टू क्रेडिटर्स कितना होगा, एक तो जनवरी का हाफ पार्ट और फरवरी का हाफ पार्ट, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा फरवरी का पेमेंट कैश पे टू क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। वो मैं आपको भी यहाँ पर भी समझाऊंगी, इस पॉइंट को मैं कैसे समझाती हूँ। तो मेन चीज़ कैश पेड टू क्रेडिटर्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की कैलकुलेशन होती है और उन्हीं के बिहाफ पर एक्सपेंसेस भी, एक्सपेंसेस की भी यही कंडीशन होती है कि जनवरी का एक्सपेंसेस है तो मान लो फरवरी में पेमेंट करना है, फरवरी का एक्सपेंसेस हो तो उसे अप्रैल में पेमेंट करना है। या ये कंडीशन भी हो सकती है कि जनवरी में कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसका पेमेंट जो है मार्च में करना है 2 महीने के बाद, फरवरी में हो रहा है तो उसका अप्रैल में करना है। या ये कंडीशन भी होती है कि जनवरी में कोई एक्सपेंसेस हो रहा है उसका हाफ पेमेंट जनवरी में हो जाएगा, हाफ पेमेंट फरवरी में। जैसे मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और कैश पेड टू क्रेडिटर्स के बारे में एक्सप्लेन करा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, समराइज बिलो आर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त। यानी आपको ये एक्सपेंडिचर और इनकम का फोरकास्ट दे रखा है मार्च से लेके अगस्त तक का 2015 में। अब मंथ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सेल दे रखी है
इन 6 के 6 महीने की परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब नीचे क्या लिखा है, सेल्स एंड परचेज ऑल आर ऑन क्रेडिट, यानी जितनी भी सेल्स और परचेज हो रही है सबकी सब क्रेडिट में हो रही है, कुछ भी कैश सेल या कैश परचेज नहीं है। यू आर गिवन द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, ए पॉइंट, प्लान कॉस्टिंग 16,000 ड्यू फॉर डिलीवरी इन 1 जुलाई, पे बिल 10% डिलीवरी एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ। वो ये कह रहा है कि प्लान की कॉस्टिंग कितनी थी, 16,000 थी, ड्यू फॉर डिलीवरी कब थी इसकी, जुलाई में थी, और जुलाई में हम कितने परसेंट का पेमेंट कर रहे थे, 10% का पेमेंट कर रहे थे। कितने का पेमेंट कर रहे थे, 10% का पेमेंट कर रहे थे, और बाकी जो बैलेंस है वो आफ्टर 3 मंथ के बाद होगा। यानी जुलाई में अगर हमने 16,000 का प्लान खरीदा है तो जुलाई में हम 16,000 का 10% का पेमेंट करेंगे, और बाकी 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद का मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर में पेमेंट करेंगे। ओके, आगे लिखा है एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 ईच आर पेबल इन मार्च एंड जून। एडवांस टैक्स का पेमेंट कब होना है, मार्च और जून में होना है। द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ एंड डेट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। ये है कंडीशन, देखो द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही थी, 2 मंथ, यानी अगर हम जब कभी भी किसी से कोई उधार में गुड्स परचेस करते हैं तो उस सप्लायर का पेमेंट हमें कितने महीने के बाद करना है, 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद कैसे करना है कि अगर हमने जनवरी में कोई परचेस करी है तो उसका पेमेंट कब होना है, मार्च में। फरवरी में कोई परचेस करनी है तो उसका पेमेंट कब होना है, अप्रैल में। मार्च में कोई परचेस करी है तो उसका पेमेंट कब होना है, मई में। एंड डेट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। और हम अगर अपने किसी कस्टमर को क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसे कितने टाइम की क्रेडिट देते हैं, ओनली 1 मंथ की। 1 मंथ का मतलब है कि जनवरी में अगर मैंने क्रेडिट सेल करी है तो उसका पेमेंट कब होना है, फरवरी में, फरवरी वाले का मार्च में, मार्च वाले का अप्रैल में। तो ये 2 कंडीशन है, परचेस का 2 महीने के बाद पेमेंट करना है और कलेक्शन का 1 महीने के बाद कलेक्शन करना है। ये है दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। डी पॉइंट है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1/2 मंथ। अब कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो 1/2 मंथ होने। 1/2 मंथ का मतलब क्या है कि जनवरी में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होने हैं तो 1/2 तो जनवरी में ही पेमेंट हो जाएंगे और 1/2 कब होंगे, फरवरी में। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो 1/2 फरवरी में हो जाएंगे, 1/2 मार्च में हो जाएंगे। वाइल द लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ। और बाकी जितने भी और पेमेंट्स हैं ऑल अदर एक्सपेंसेस वाले वो उनका 1 मंथ में है। 1 मंथ में जैसे वेजेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका 1 मंथ की बात है। 1 मंथ का मतलब क्या हुआ कि जनवरी वाले का पेमेंट फरवरी में, फरवरी वाले का मार्च में, मार्च वाले का अप्रैल में। मैं बार बार जनवरी क्यों बोल रही हूँ, जनवरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ मतलब ईयर की स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, ठीक है ना। जो भी हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट मंथ है, तो हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं जनवरी को बेस मान के आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग ऑन 1 मई 2015। तो 3 मंथ का आपको कैश बजट बनाना है और कब से स्टार्टिंग होनी है, 1 मई से। तो 3 मंथ का मतलब हो गया मई, जून, जुलाई, 3 मंथ ही हो गया। व्हेन कैश बैलेंस ऑफ 8,000, यानी 1 मई को हमारे पास कितना ओपनिंग कैश बैलेंस होगा, वो 8,000 होगा। तो ये आपको 3 की 3 कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है क्योंकि सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लंबी वीडियो में, तो इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व करके रख रखा है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले कैश बजट प्रिपेयर करना है, पर्टिकुलर मई, जून, जुलाई, 3 महीने का हमसे कैश बजट पूछ रहा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको 8,000, यानी 1 मई को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें 8,000। अब सबसे पहले रिसीव और पेमेंट दोनों एक ही साइड आते हैं। तो रिसीव में आप ये देखो, सिर्फ हमें कलेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कैश सेल होती है, कॉल मनी रिसीव्ड होती है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है, कोई एसेट सेल करी होती है, तो इन सब सोर्सेस से हमें कैश रिसीव्ड होता है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की कंडीशन क्या है कि अगर हमारी जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मार्च में अगर सेल हुई है तो उसका कलेक्शन कब होना है, अप्रैल में, 1 महीने के बाद। तो अब हमें कब के बनानी है, मई, जून, जुलाई। तो मई से पहले कौन सा महीना आएगा, अप्रैल। तो अप्रैल में हमारी सेल हुई थी 62,000, अप्रैल में 62,000 सेल हुई थी। तो अप्रैल का पेमेंट कब होना है, मई में। तो मई में 62,000 का कलेक्शन हो गया। अब देखो, मई में कितनी सेल हुई थी, क्वेश्चन में लिखी है 64,000, इसका पेमेंट कब होना है, जून में। तो जून में 64,000 में कलेक्ट हो गया। ओके, 64,000 कलेक्ट होगा। मैं दूसरे
मार्कर से करती हूँ तो आपको हाईलाइट हो जाएगा। ओके, अब हमारा है जून में हमें सेल हुई थी 58,000 की, तो इसका पेमेंट कब होना है? जुलाई में कलेक्ट हो गया। ये तीनों चीजें आ गई। यानी मई में जो कलेक्शन हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये कौन से महीने का हुआ? ये अप्रैल का हुआ। जून में कौन से महीने का हुआ? मई का हुआ। और जुलाई में कौन से महीने का हुआ? जून का। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। पेमेंट फॉर परचेस की कंडीशन क्या दे रखी थी? 2 महीने के बाद। अगर जनवरी में हमने कोई परचेस करी है तो उसका पेमेंट कब होना है? मार्च में। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मार्च से दे रखी है। तो अब इधर देखो, मार्च में हमारी परचेस थी 36,000 की, तो 2 महीने के बाद पेमेंट होना है। तो मार्च वाले का पेमेंट कब होगा? अप्रैल और मई में। तो मई में हमारे ये आ गए 36,000 आ गए। अब देखिए इसके बाद 36,000 आ गए। उसके बाद अब इधर देखिए अप्रैल में दे रखे हैं 38,000 का, तो इसका पेमेंट कब होना है? अप्रैल वाले का कब होगा? जून में। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 38,000, आपके लिए छोड़ रखे थे मैंने। 38,000 का पेमेंट हो गया मार्च वाले का, वो अप्रैल वाले का जून में। ओके, ये आ गया। उसके बाद मई में जो परचेज हुई है वो 33,000 हुई है, जिसका 2 महीने के बाद पेमेंट होगा। तो आपके मई वाले का पेमेंट जुलाई में 2 महीने के बाद होगा। वो है हमारा कितना? 33,000। ये आ गया। ये पेमेंट फ्रॉम परचेज हो गया, यानी आफ्टर 2 मंथ का। ओके, अब देखो इसके बाद के सारे एक्सपेंसेस देखो। एक्सपेंसेस है परचेज के बाद वेजेस के लिए क्या बोला है कि 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ का मतलब है कि अगर हमें मई में पेमेंट करना है तो कौन से महीने का होगा? वो अप्रैल के महीने का। तो अप्रैल के महीने में 8,000 का पेमेंट हो रहा है। अप्रैल के महीने में 8,000 की वेजेस है, जिसका पेमेंट मई में होना है। मई में वेजेस है 10,000 की, जिसका पेमेंट होना है जून में। आपका जून में आपका 8,500 की वेजेस है, जिसका पेमेंट होना है जुलाई में। ओके, इसका पेमेंट होना है जुलाई में। देखो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ब्लैक से हो गया, सॉरी, ये होना है। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की ही कैलकुलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए इसने बोला था 1/2 मंथ। 1/2 मंथ का मतलब होता है कि जिस महीने भी हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करे उसका हाफ पेमेंट उसी महीने हो जाएगा और हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा। तो अब हम यहाँ बना रहे, बार बार ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मैं मई जून जुलाई का बना रही हूँ। तो मई से पहले क्या? अप्रैल। तो अप्रैल की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 3,000, इसका पेमेंट होना था 1/2 तो अप्रैल में, यानी 3,000 का 1/2 कितना हुआ? 1,500 आ गए। और 1/2 1,500 कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट मंथ में, मई में आ गए। ठीक है, अब मई में होना था 4,500 का पेमेंट, तो 4,500 का पेमेंट होना था। तो हाफ तो जाएंगे कब? मई में, और हाफ जाएंगे जून में। यही तो बोल रखा है इसने। जून में था 3,500 का पेमेंट होना था, तो हाफ तो 1,750 जून में पेमेंट हो जाएंगे और हाफ जाएंगे जुलाई में। इसी तरीके से जुलाई में 4,000 का पेमेंट होना था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का, 1/2 जाएंगे जुलाई में और 1/2 जाएंगे अगस्त में। तो देखो मई का पेमेंट मैंने ये मार्क कर रखा है। मई में जो टोटल पेमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का 1,500 और 2,250। जून के महीने में कितना होगा? 2,250 और 1,750। और जुलाई के महीने में कितना होगा? 1,750 और 2,000। देखो मैंने बॉक्स बंद कर रखा है, इसकी कैलकुलेशन नीचे भी कर रखी है। देखो मई का टोटल पेमेंट 1,500, 2,250 यानी 3,750। जून का 2,250 प्लस 1,750 यानी 4,000। जुलाई का 1,750 प्लस 2,000 यानी 3,750। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का पेड हो गया मई में, जून में और जुलाई में। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3,750, 4,000 और 3,750 ये हमारे आ गए मई के, जून के, जुलाई के। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन कर रखी है। अब है मैन्युफैक्चरिंग के बाद है हमारा, वैसे तो ऑफिस एक्सपेंसेस, हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए वही कर रहा है कि 1 महीने के बाद। तो इसका मतलब मई में कौन से महीने का पेमेंट होगा? अप्रैल का। तो अप्रैल में दे रखे हैं हमको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,500, तो ये कब होगा? इसका पेमेंट मई में होगा। मई में दे रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस 2,500, तो ये 2,500 का पेमेंट ये हो गया मई जून में। अब ऑफिस एक्सपेंसेस जून में दे रखे 2,000 का, तो इसका पेमेंट कब होगा? जुलाई में। ओके, अब है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस अप्रैल में दे रखे 5,000, जिसका पेमेंट होना जुलाई में हो गया। 4,500 दे रखे मई में, इसका होगा जून में। जून में दे रखे 3,500, इसका होगा जुलाई में। एडवांस टैक्स, अब ये सारे एक्सपेंसेस हो गए हमारे सारे, वेजेस भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, ऑफिस भी और सेलिंग भी। अब हमें क्या करना है? इसने कहा था एडवांस टैक्स पेमेंट होना है मार्च में और जून में। तो इस कैश बजट में मार्च तो कहीं आ नहीं रहा, तो जून वाले में हमने 8,000 का ये पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट फॉर प्लांट, अब प्लांट खरीदा गया था जुलाई में 16,000 का, उस पर 10% डिलीवरी देनी थी जुलाई के महीने में। तो अब ये देखिए जुलाई ये है, तो 16,000 का हमने प्लांट खरीदा यहाँ पे
16,000 का प्लांट खरीदा और इसका 10% पेमेंट होना है जुलाई में डिलीवरी के टाइम पे, तो ये 1600 आ गया। अब क्या करा, इन दोनों का टोटल करा तो 72,000 आ गए। इन सारे पेमेंट का टोटल करा 54,250 आ गया। 70,000 से 54,250 को माइनस करा तो 15,750 हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया किसका, मई के महीने का। इस बैलेंस को मैं यहाँ लेके गई जून में, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,750 का। कभी कभी थोड़ी सी मेरी जमाना रखा जाती है, ओपनिंग बोल देती हूँ, तो आप उसको अंडरस्टैंड करिए। क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 15,750 का आ गया। ये जून में ओपनिंग बन जाएगा 15,750। अब के 64,000 हमारे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से, इनका टोटल करा 79,750 आ गया। ये सारे पेमेंट जो मैंने आपको बताया, इन सारे पेमेंट का टोटल करा 67,000 आ गया। 79,750 में से 67,000 को माइनस करा 12,750 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया जून के महीने का। ओके, फिर ये जुलाई का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो मैं इसको यहाँ लेके गई जुलाई में, 12,750 आ गया। 58,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर था, तो 70,750 हमारा जुलाई का क्या आ गया, हमारा कलेक्शन टोटल हमारा रिसीविंग आ गई। ये सारे पेमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी, ठीक है। इन सारे पेमेंट का टोटल करा 52,350 आ गया। 70,750 में से 52,350 को माइनस करा तो 18,400 हमारा ये आ गया जुलाई के महीने का क्लोजिंग बैलेंस। तो मेन चीज क्या थी कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या था, एक महीने के बाद था, यानी अगर मार्च में सेल हो रही थी उसका पेमेंट अप्रैल में हो रही थी तो मई में, तो हमें बनाया था मई जून जुलाई को। पेमेंट फॉर परचेस था 2 मंथ्स का, यानी मार्च में अगर हमने कोई परचेस करी तो उसका पेमेंट कब होना है, मई में, अप्रैल का जून में, और मई का जुलाई। ओके, बाकी सारे पेमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ।